पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, क्वेश्चन दिए थे, तो हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन ही करेंगे उसी पे। लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था U इज इक्वल टू mgh, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यही आया था। फिर कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखा था, और कोई बॉडी जब फ्रीली फॉल होता है तो उसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखा था। दो केस, मतलब जब बॉडी अगर कहीं ऊपर से नीचे आ रही है, ये हाइट h ट्रेवल करते हुए, तो इस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे देखो, और काइनेटिक एनर्जी से जो टोटल एनर्जी आएगी हर जगह पे, अगर यहाँ पे पॉइंट A लिए हो, यहाँ पे पॉइंट B लिए हो, यहाँ पे C लिए हो, कहीं पे भी देखो तो टोटल एनर्जी जो आएगी वो हमेशा हर जगह सेम रहेगी। मतलब यहाँ पे हमने बात किया था कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए एनर्जी कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू देखा था। ठीक है, तो अभी तक हमें एक फार्मूला मिला है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने बात की थी। इसी पे न्यूमेरिकल करना है, एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आगे स्प्रिंग्स के पोटेंशियल एनर्जी पे चलेंगे। क्वेश्चन जो हम बोले हैं, पहले एक सेकेंड उसी पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया था, स्टार्टिंग का एक लाइन बोलो कोई कुछ। ये तो उसका है, एक वेक्टर वाला क्वेश्चन है ये। अ व्हीकल ऑफ मास 15 क्विंटल, यही है ना? ठीक है, आ गया आंसर इसका। देखो भाई, बोल रहा है अ व्हीकल ऑफ मास 15 क्विंटल, एक व्हीकल जिसका मास 15 क्विंटल है, ठीक है, क्लाइंब अप अ हिल ऑफ 200 मीटर हाई, 200 मीटर हाइट पे चल रहा है, ये हाइट है, ठीक है। हाइट और डिस्टेंस में अलग अलग चीज़ें देखना है। 200 मीटर हाइट, इट देन मूव ऑन अ लेवल रोड विद अ स्पीड, लेवल रोड पे वो स्पीड किससे चल रहा है? 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या निकालने के लिए बोला है? पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय इट एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी। मतलब तुम्हें U निकालना है और तुम्हें टोटल एनर्जी निकालनी है, यही दो वैल्यूज़ निकालनी है। टोटल एनर्जी ऑन द टॉप ऑफ द हिल, मैकेनिकल एनर्जी भी वहीं पे निकालनी है। निकल गया है। U इज इक्वल टू तो सिंपल mgh हो जाएगा, मास 15 क्विंटल है, क्विंटल में ही दिया है, हाँ ठीक है, 15 क्विंटल है तो 1500 हो जाएगा। 1500, एक क्विंटल में 100 kg होता है, 100, और G की वैल्यू 9 या 10 जो भी लेना है, 9.8 या 10 ले सकते हो। और हाइट कितना चल रहा है? 200 मीटर। मल्टीप्लाई कर देना, इसका आंसर आ रहा है कितना? हाँ ठीक है, 3 इंटू 10⁶ आ रहा है, 15 दूनी 30 होगा, और ये हो जाएगा 2, 1 3, 2 5, और एक यहाँ से 0 हटा लो तो 3 इंटू 10⁶ जूल। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी पूछ रहा है तो काइनेटिक प्लस क्या कर देंगे? टोटल एनर्जी पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कर दीजिए। काइनेटिक की वैल्यू आप निकाल ही सकते हो, 12mv², लेवल लोड पे इतना चल रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 3 इंटू 10⁶। यहाँ से आप हाफ रहने दो, मास 1500 रख लो, और वेलोसिटी 30 है तो क्या 900 हो जाएगा ये? 2 से काट देते हैं, किसको? एक किसी को काट दो, हाँ यही आएगा, 2 से 9 450 बार में जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ रहा है? 75,000। ये 1500 और 450, 7500 आ रहा है, 75,000। 1500 इंटू 450, 1500 इंटू 450 मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 6,75,000, और प्लस में कितना है? 3 इंटू 10⁶। 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है, और एक 6, तो क्या इसको मैं 0.675 इंटू 10⁶ लिख सकता हूँ? बोलो क्यों भाई?
0.675 है और 10⁶ क्या ऐसे लिखा जा सकता है? क्यों मैंने ऐसे लिखा? क्योंकि यहाँ भी 10⁶, यहाँ भी 10⁶, क्या ऐड हो जाएगा पावर कॉमन करके? देन 10⁶ कॉमन कर लीजिए, 0.675 प्लस में कितना हो जाएगा 3, जोड़ दीजिए, क्या 3.675 हो जाएगा? देन 3.675 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 6 जूल, ये टोटल एनर्जी होगी। अब देख रहे हो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो ये तो पोटेंशियल से कम है ना? क्यों कम है बताओ? काइनेटिक एनर्जी देखो, पोटेंशियल है 3 इंटू 10⁶ और काइनेटिक है 6,75,000, ये दिखाई दे रही है। तो इसको क्या लिख सकते हो? अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो क्या 0.675 इंटू 10⁶ है, तो दोनों के पावर अब सेम है, तो क्या नंबर कंपेयर किए जाएंगे? तो ये 3 है और ये 0.6 है, तो जाहिर सी बात है बहुत छोटी है। और इसलिए छोटी है क्योंकि वो स्पीड बहुत ज़्यादा उसका तेज़ नहीं है, हाइट पे चला गया, इसीलिए मैंने जोड़ा जब इनको और इनको, काइनेटिक एनर्जी और इसको, तो उसकी वैल्यू आई 3.675 इंटू 10⁶, यही आंसर है। चलिए लिखिए क्वेश्चन, ये तो अभी ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन था ऐसे। बोले, हाउ हाई मस्ट अ बॉडी बी लिफ्टेड, हाउ हाई मस्ट अ बॉडी बी लिफ्टेड to gain amount of potential energy equal to kinetic energy, amount of potential energy equal to kinetic energy. It has, when moving a speed, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 है, और g की वैल्यू 9.8 लेनी है। चलो 10 ही ले लो, छोड़ो। अब बताओ, क्वेश्चन समझ गए हो? क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो क्या कि हाउ हाई मस्ट अ बॉडी बी लिफ्टेड, उस बॉडी को कितना लिफ्ट किया जाए ज़मीन से या किसी भी लेवल रोड से, उसको कितना ऊपर उठा दिया जाए h, कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाए? काइनेटिक एनर्जी। और बॉडी को कितने स्पीड से मूव कराना है, मतलब बॉडी मूव जो करेगी वो कितने स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड से। भी कितना दे रखा है? 20 मीटर पर सेकेंड, बस यही दे रखा है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी को किसके इक्वल करना है? पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? m से m क्या हो जाएगा? कैंसल। वेलोसिटी गिवन है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, देन 20 इंटू 20/2 लिखा जाएगा। यहाँ g की वैल्यू कितनी होगी? 10, और h तो पता ही नहीं है, यही तो निकालना है, बस ख़त्म। 10 से इसको काट दो 2, 2 से 2 काट दो, h इज इक्वल टू 20 मीटर। समझ गए हो? अब क्वेश्चन में उसने बस एक कंडीशन दे दिया कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम टू मीटर लॉन्ग, the bob is pulled sideways so that the string become horizontal, and then bob is released, अब पूछ रहा है
व्हाट इज द स्पीड with which Bob arrived at a lowest point. ठीक है, और एक चीज और दिया है क्वेश्चन में, क्या, एज्यूम दैट 10% of initial energy is dissipated against air resistance, और जी की वैल्यू 10 लेना है। ठीक है, द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम 2 मीटर लॉन्ग, द बॉब इज पुल्ड साइड अवे टू द स्ट्रिंग बिकम अ हॉरिजेंटल एंड देन बॉब इज रिलीज्ड. What is the speed with which the bob arrives at the lowest point? Assume that the 10% of the initial energy is dissipated against the air resistance. G10 लेना है। क्वेश्चन पढ़ो समझो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तुम्हें बस कॉन्सेप्ट में समझा दे रहा हूँ एक बार कि अगर कोई बॉब ऐसे बंधा हुआ है, क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि ये बॉब ऐसे स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, इस बॉब को उठा के ऐसे कहीं साइड वे से, ऐसे नहीं खींच देना है, साइड वे से उठा के इसको ऐसे कर रहे हो तो ये बॉब कहीं यहाँ आ जा रहा है। अगर यहाँ आएगा तो जाहिर सी बात है क्या हाइट बढ़ रहा है ना इसका, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जाहिर सी बात है इसके पास एनर्जी स्टोर होगा। जब तुम छोड़ोगे तो क्या बहुत तेज़ी से भागता है। आपने एसएचएम सिंपल पेंडुलम वाले केस में पढ़ा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने देखा होगा कि जब पेंडुलम यहाँ से मूव करता है तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है और यहाँ पे क्या उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यही होती है, क्योंकि यहाँ से जब गुजरेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी से गुजरेगा। देखो जब यहाँ से वो जाएगा यहाँ, अब यहाँ से छोड़े तो वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ेगी 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 मैक्सिमम, फिर कम होते 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 फिर जीरो, जहाँ जीरो होगी फिर वहीं से रिटर्न मार देगी, फिर यहाँ से बढ़ेगी बढ़ेगी फिर मैक्सिमम, फिर इधर जाएगी तो जीरो। अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तो क्या ऑक्सीलेशन में डैम्प होगा, धीरे धीरे क्या छोटे होते जाएंगे, होते 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 क्या रुक जाएगा। तो उसने कितना परसेंट बोल रखा है, 10%। एज्यूम दैट द 10% ऑफ इनिशियल, पहली बार जब तुम छोड़ोगे तो क्या ये ज़्यादा हाइट तक होगा और दूसरी बार जब जाएगा तो क्या फिर वहाँ पहुँच पाएगा, नहीं, क्योंकि 10% एनर्जी को किसने ख़त्म कर दिया, एयर रेजिस्टेंस में। हर बार 10% ख़त्म करता जाएगा और एक समय बाद वो रुक जाएगा। ऐसे ऑक्सीलेशन को डैम्ड ऑक्सीलेशन कहते हैं और ये हमें ऑक्सीलेशन चैप्टर में पढ़ना ही है, पूरा एक टॉपिक है डैम्ड ऑक्सीलेशन। ठीक है, तो अभी तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी आपसे बस पूछा है कि बताइए उसकी स्पीड क्या होगी एट द लोएस्ट पॉइंट में, निकालिए। बस टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, पोटेंशियल एनर्जी, यही दो टॉपिक ही लगेगा, या तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या तो पोटेंशियल, उसका हर जगह पे एनर्जी कंजर्व होगा। मगर बस ध्यान देना है कि 10% एनर्जी उसने लॉस कर दिया है, तो किया है तो उस लॉस वाले को हटाना पड़ेगा। जल्दी करो। एनर्जी हर जगह कंजर्व होगा इसमें भी, मगर बस 10% एनर्जी उसने बोल दिया है क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बस कितना परसेंट एनर्जी बचेगा, 90, समझ रहे हो, 90% बचेगा ना। अरे आप क्या लगाओगे, देखो मैं बोलूँगा सर जब बॉब ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही होगा। बट सर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी पोटेंशियल एनर्जी का बस कितना परसेंट बचेगी, 90, क्योंकि 10% तो लॉस हो गया ना। तो बस यही तो लगाना है, इसने 10% ख़त्म करने के लिए बात बोल दी है। तो बस लिख दो, काइनेटिक एनर्जी होती है सर ½ mv² और पोटेंशियल एनर्जी होती है कितनी, mgh, और mgh का कितना परसेंट लिखना है, 90, तो 90/100 कर देंगे इंटू mgh। बस अब सॉल्व करो, g की वैल्यू 10 होती है, m से m काट दो, वेलोसिटी शायद इसकी निकालनी है और हाइट कितना दिया है, जितना मीटर लॉन्ग है ये उतना मीटर ऊपर जाएगा, 2 मीटर लंबा है रस्सी।
रख के बताओ कितना आ रहा है। रस्सी समझ रहे हो ना, कितने मीटर लॉन्ग है? 2 मीटर। तो 2 मीटर लॉन्ग है तो क्या ऐसे करते हुए क्या एकदम हॉरिजेंटल होगा ना? देखो बोला है कि पेंडुलम 2 मीटर लॉन्ग एंड बॉब इज पुल्ड द साइड अवे सो दैट द स्ट्रिंग बिकम हॉरिजेंटल। एकदम उसको हॉरिजेंटल बना देना है। तो ये लाइन हॉरिजेंटल कब बनेगा? जब एकदम इतना 2 मीटर लंबा एकदम यहाँ आ जाए। तो 2 मीटर लंबा, हाइट उसकी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर हो जाएगी। बॉब यहाँ आ जाएगा। बताइए कितना आया? 6, 3। ठीक है, चेक करते हैं। कितना आ रहा है? 6। हाँ ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। सही है, वो तो आ गया होगा भाई। हाफ बी निकालना है ना, तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, तो भी स्क्वायर है ना, तो कितना होगा? 9GH/5। क्या ये स्क्वायर हटाएंगे रूट में चला जाएगा? 9G की वैल्यू 10, हाइट कितना? 2, और ये 5 से कट गया कितनी बार में? 2, 36 बाहर निकलेगा तो 6 मीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ बॉल बाउंस 80% of its original height. of its original height. What friction of its mechanical energy is lost in each bounce? एंड क्वेश्चन में और पूछ रहा है, वेयर डज दिस एनर्जी गो? ये एनर्जी लॉस हो रही है, तो ये लॉस हो एनर्जी कहाँ जा रही है? क्योंकि एनर्जी तो डिस्ट्रॉय होगी नहीं, किसी फॉर्म में चेंज होगी, तो किस फॉर्म में जा रही है? सॉल्व करिए, बताइए। आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक बॉल को बाउंस किया गया है, कितने परसेंट लॉस हो रहा है? 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट। मतलब हर बार जब इसको एक बार फेंका गया ना यहाँ से, तो ये यहाँ नहीं आया। कितना परसेंट आया? 80। यहाँ तक आ जाता तो 100 हो जाता, मगर कहीं कुछ नीचे रह गया होगा, तो कितना परसेंट ऑफ ओरिजिनल हाइट से रह गया हो? 80% तक ही आया। व्हाट फ्रिक्शन ऑफ इट्स मैकेनिकल एनर्जी? फ्रिक्शन नहीं है ये, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रैक्शन है। समझ रहे हो ना? फ्रैक्शन में वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन ईच बाउंस। ठीक है, ये तो बता लोगे। सोचो, देखो क्या होगा। आया? मिला?
पोटेंशियल एनर्जी पहले बाउंस में कितना परसेंट जा रहा है? 80%। और लॉस कितना हो रहा है? 20% का लॉस हो रहा है भाई, 20% लॉस हो रहा है। अब बोल रहा है कितना फ्रैक्शन, केवल आपसे पूछा है ना व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स मैकेनिकल एनर्जी लॉस, तो फ्रैक्शन है ना, तो डिवाइड कर दो दोनों। तो पहले देखो पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर फर्स्ट बाउंस कितना बचेगा? 80%। तो 80% किसका? mgh का। ओरिजिनल तो mgh रहा होगा, इसका 80% बचेगा। और कितना लॉस हो गया? तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भाई 20% का लॉस हुआ। तो किस में से? mgh में से ही तो 20% का लॉस है। तो एक जीरो से कट गया, एक जीरो से कट गया। ये कितना हुआ? 0.8 mgh। और ये कितना हुआ? 0.2 mgh। अब हमसे फ्रैक्शन पूछा है, तो 0.8 mgh अपॉन 0.2 mgh। ये mgh से mgh कट गया, ये इससे कट गया। 0.4 अपॉन में क्या लिख सकते हैं? 1। यही तो होगा, 0.2 से कट गया तो कितना हुआ? 0.4 अपॉन में 1। अब इसको चाहे तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और नीचे कितना हो जाएगा? 10। 2/5, यही आंसर। इसी फ्रैक्शन में एनर्जी का लॉस होगा 2/5 में। और कहाँ एनर्जी जाएगी? बॉल जब नीचे बाउंस होगा तो क्या क्या खत्म होगा? उसका एनर्जी लॉस हो रहा है, तो ये एनर्जी कहाँ जाएगी? क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं, किसी फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो चेंज इनटू किस में? साउंड एनर्जी में। अरे आवाज़ होगा ना, बॉल ऐसे पटकोगे तो बॉल से आवाज़ निकलेगा, तो साउंड एनर्जी में कुछ क्या फर्श पे टकराएगा तो क्या हीट जनरेट होगा? हीट एनर्जी में जाएगी। और भी कुछ हो सकता है, और तो कुछ नहीं दिखाई देगा। साउंड और हीट, इसके अलावा और क्या होगा? बॉल टकराएगा तो साउंड एक जनरेट होगा और एक हीट होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो साउंड है ना, हीट। इस एनर्जी चेंज इनटू जो 20% का लॉस हुआ है वो साउंड और हीट में चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। हमें स्प्रिंग का पढ़ना है, पहले तो अभी क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन कर लो। एक्चुअल में आज हमें स्प्रिंग पे पढ़ना है टॉपिक, क्वेश्चन अगला लिखिएगा। बोले लिखिए। A ball at a rest is dropped from a height of a 12 meter. It lost 25% of its kinetic energy. ध्यान देना, इसमें चीज़ चेंज किया गया है। इट्स काइनेटिक एनर्जी इन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ठीक है। फाइंड द हाइट to which it bounds. How do you account for? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस कहाँ होगा वो तो तुम बता ही लोगे। अगले इसमें पार्ट में पूछा है हाउ डू यू अकाउंट फॉर द लॉस इन अ काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये पूछा है वेयर डज द एनर्जीज गो। उसने बोला एक बॉल है, कहाँ पे है? रेस्ट पे है, और ऊपर रखा गया है, ड्रॉप किया गया है किसी हाइट से, कितने मीटर हाइट से? 12 मीटर। तो ऊपर से नीचे जब जाएगा तो क्या हो रहा है? लॉस इन अ काइनेटिक 25% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? लॉस इन द, जब वो ग्राउंड पे क्या किया? स्ट्राइक किया।
देख तो बोला है फाइंड द हाइट टू विच इट बाउंस। जब ज़मीन पे लड़ेगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी वेलोसिटी चेंज होगी उसकी, जितने से फेंका तो उतनी वेलोसिटी से वापस थोड़े आ पाएगा, कुछ एनर्जी का लॉस हुआ। तो कितना मीटर अब ऊपर उठ के आएगा हमें यही बताना है। सोच के देखो। बताओ, करो जल्दी करो, इसको खुद से करो, इतना बता दिए हैं लॉस वाली एनर्जी में। बताइए भाई, आया? नहीं है। देखो, बोल रहा है कि एक बॉल है, रेस्ट पे है, ठीक है, ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 12 मीटर, 12 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया है। अब वो कितने का काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दे रहा है? 25%। तो जितना काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में क्या उतना गेन होगा? समझ रहे हो ना? काइनेटिक एनर्जी में जितना लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा। तो मान लो 25% का लॉस हो गया, 25% का लॉस हो गया। तो अब पोटेंशियल एनर्जी जो है 100 में, देखो दोनों पहले अगर देखा जाए तो दोनों 100% नहीं होगा। एक 100 होगा तो एक क्या होगा? 0। तो एक 25% कम हुआ तो 75 रहा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या 75% गेन हुआ होगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? देखो, जब नीचे से वो ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या उसका पहले हाइट जब यहाँ से ड्रॉप किया गया था, डाउनवर्ड ऐसे डायरेक्शन बना रहे हैं, तो हाइट कितनी ली गई थी? h। और जब अब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या उतनी हाइट तक पहुँच पाएगा? नहीं, क्योंकि उसने लॉस कर दिया। तो 25% लॉस हुआ है तो बस कितना परसेंट पहुँच पाएगा? 75% एनर्जी लेके। तो 75% जब एनर्जी लेके पहुँचेगा तो क्या हाइट भी तो चेंज हो जाएगी उसकी? तो हाइट नहीं हो जाएगी, जो कि h डैश होगी, यही तो होगी। तो अब बताओ हम कैसे सॉल्व करें? तो सर यहाँ पे जो हाइट इसने कंसीडर किया है वो h डैश है। इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है? mgh डैश, यही होगा। अरे mgh होता है, हाइट h डैश लिया तो h डैश हो गया। अब बताइए किसके इक्वल है? एक्चुअल में तो हमने h से ड्रॉप किया था, तो इसमें से कितना परसेंट का लॉस हुआ? 25। तो बचा कितना? 75। तो 75% ऑफ mgh। बस पुराने वाले का बस कितना है? 75%। देन 75% ऑफ mgh निकाल लो। m से m कट गया, g से g कट गया। h डैश इज इक्वल टू 75 अपॉन 100 इंटू में h, और h कितने मीटर से ड्रॉप किया गया है? 12, तो रख दीजिए 12। देन h डैश इज इक्वल टू कितने से कट जाएगा? 25 से, 4 से ये,
कितना आ जाएगा 9 मीटर, दूसरी बार बस 9 मीटर जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ो समझो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार आए हैं, चाहे वो जेई में हो और चाहे नीट में। परसेंटेज एनर्जी, क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं, बस mgh mgh यही फॉर्मूला ही लगाना है, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल होगा, कंजर्व होगा, यही क्वेश्चन ही बार बार रिपीट करेगा, और क्या कर सकता है। चलो एक जेई का क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा जेई में चेंजेस है, बट है परसेंटेज में ही। क्वेश्चन अप्रोच करोगे तो मे भी हो जाए। अ बॉल फॉल अंडर ग्रेविटी from a height (10 meter) with an initial downward velocity u. It collide with the ground. It collide with ground. ठीक है। लॉस 50% of its energy in collision, and then rise back to the same height. Find the initial velocity u. अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ चीज़ें चेंज किया, पहले नोट कर लो। बोला है बॉल फॉल अंडर द ग्रेविटी फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर विद एन इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी u. इट कोलाइड विद द ग्राउंड, लॉस ऑफ 50% ऑफ इट्स एनर्जी इन अ कोलिजन, 50% का लॉस कर गया फिर भी, एंड देन राइज बैक टू द सेम हाइट पे जा रहा है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या रही होगी जिससे वो डाउनवर्ड फेंका गया था। बताओ भाई, आ जाएगा? क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जल्दी करो। क्वेश्चन में आप क्या क्या समझना चाह रहे हो? देखो क्वेश्चन में है बहुत आसान, जेई का क्वेश्चन है, आया हुआ है, मेंस का क्वेश्चन है, और मेंस का है तो जाहिर सी बात है आसान ही होगा। हाँ 20 नहीं आ रहा है। देखो समझो, पहले देखो
ये यू दिया है, यही हमें पहले तो निकालना है, दिमाग में रहे। 50% की एनर्जी लॉस हो रही है, बट हाइट उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि कितना, फिर से जा रहा है, सेम जा रहा है। तो देखो पहले इनिशियल एनर्जी निकालो उसकी, लॉस से पहले इनिशियल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी क्या टोटल होगी, और टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो क्या हाफ एम वी स्क्वायर, बट भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यू, क्योंकि यू दिया है, प्लस एम जी एच, एच हाइट तक गया है, ठीक है, ये इनिशियल एनर्जी हो गया। अच्छा सर, अब लॉस वाली एनर्जी, लॉस जब हो गया तब लॉस, आफ्टर लॉस एनर्जी कितनी बचेगी भाई, 50% लॉस हुआ तो 50 तो बचेगी ही, तो 50/100, 50% अपॉन 50% किसका, इनिशियल का ही ना, तो इनिशियल लिख दो यहाँ पे, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी है, क्योंकि ये टोटल एनर्जी है। इनिशियली जब ऊपर से बॉल ड्रॉप किया गया तो हमें नहीं पता है कहाँ से क्या कर रहे हैं, हम दोनों एनर्जी को लिखे हैं, केवल एम जी एच नहीं लिखने से काम चलेगा जब उसने यू दे दिया तो। अब बताओ क्या होगा, ये तो कट गया, 1/2 लिख दें इसको, क्यों भाई 50 है और 100 है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये जो लॉस के बाद से जो एनर्जी बची है ना, ये टोटल एनर्जी है, और इसके बाद से ये किसके इक्वल होगी, ये किसके इक्वल होगी, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच, लॉस के बाद से बची एनर्जी इक्वल होगी, देखो क्या 50% ऑफ एनर्जी इन द कोलिजन लॉस हो गया, एंड देन राइज बैक टू द सेम हाइट, फिर उतने हाइट पे चला गया, तो क्या उसकी टोटल एनर्जी अब कितनी हो गई, एम जी एच। समझ गए हो, बस खत्म। ये एम जी एच उठा के उधर भेज दो, बट पहले 1/2 मल्टीप्लाई करके, तो एक और ये आधा माइनस होके क्या आधा बचेगा, तो क्या हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम जी एच, कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, u इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच, जी की वैल्यू 10 है, और हाइट कितने ऊपर से फेंका गया है, 10 है, हाँ ठीक है 10 ही है। कितना आ रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, सही है, 1/2 सही है, नहीं कुछ गड़बड़ किए हैं, क्या 1/2 इसके इक्वल कर, ये कहाँ गया, अरे ये तो मल्टीप्लाई की इससे भी तो होगा, यही गड़बड़ हो रहा है, आंसर 14 आ रहा है, देखो अब आएगा, ये 4 है ना, इससे काटा होगा तो क्या 2 हुआ होगा, और 2 क्या इधर चला गया होगा, 14 इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने जी की वैल्यू को क्या ले लिया है, 98, 9.82 कितना हो जाएगा, 49, 100, देखो 98 और 2 है ना, ये तो 196 हो जाएगा, वो 19.6 यही होगा, इंटू 10 मल्टीप्लाई होगा तो बाहर निकलेगा तो 14, यही अब सही है। ये 2 ध्यान देना भाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो उधर भेज के आधा कर ही दिए हो, ये कॉन्सेप्ट लगा है इसमें। और कॉन्सेप्ट में बस ये चीज़ चेंज कर दिया, उसने बोल दिया कि सेम हाइट पे जा रहा है, तो जितनी लॉस वाली एनर्जी बची है वो पूरी पूरी उसकी एम के इक्वल हो जाएगी। चलिए अब हेडिंग डालते हैं, नए टॉपिक पे चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग पढ़ते हैं। हो गया, नोट कर लिया। अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी।
नोट हो गया भाई। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, हेडिंग डाल लीजिएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पता है तुम्हें कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना है। देखो हुक्स लॉ तुमने पढ़ा है, हुक्स लॉ पढ़ा है। हुक्स ने बोला था, स्प्रिंग का फोर्स दिया था। इन्होंने बोला है कि सपोज दैट ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, मतलब इस पे कोई तुम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है? 0। अगर एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 0 है तो हम ध्यान से देखें तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे। ये लाइन बताता है कि x की वैल्यू अभी क्या है? 0, मतलब बढ़ा नहीं है स्प्रिंग, ना आगे गया है और ना ही पीछे गया है। बट सपोज दैट अगर किसी बंदे ने इस पर एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगा दिया तो हो सकता है क्या ये डिस्प्लेस कर जाए। तो कितना बढ़ जाएगा? ये x बढ़ जाएगा। और अगर ये x बढ़ गया, देखो अब x 0 नहीं है, ये ओरिजिन था ना, ओरिजिन से क्या इतना बढ़ गया है? तो अगर ये बढ़ गया है तो क्यों बढ़ा है? क्योंकि तुमने एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा दिया है, खींच दिया है, एक्सपेंड कर दिया है, एक्सटेंशन दिया है इसको। तो क्या स्प्रिंग इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, जिसको हम एफ एस लिख देंगे। जिधर तुम्हारा फोर्स होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। फिर अगर हम इसी फिगर को और देखें कि अगर ये कंप्रेस कर दिया गया होता तो हो सकता है स्प्रिंग यहीं पे रुक जाती। अगर रुक गई तो भी क्या इतना डिस्प्लेसमेंट है? ये कब हुआ? जब तुम्हारा एफ एक्सटर्नल अंदर की तरफ है, और जब एफ एक्सटर्नल अंदर की तरफ है तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी? क्या बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी? क्योंकि जैसे छोड़ोगे तो क्या बाहर जाएगा ना, तो इसका मतलब स्प्रिंग ने फोर्स किधर लगाया? बाहर। तो तुम्हारे फोर्स के जस्ट अपोजिट। तो हुक्स ने क्या देखा था? हुक्स ने देखा कि भाई फोर्स जो स्प्रिंग लगा रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। मतलब जैसे जैसे ये एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, क्या ये एक्सटेंशन अगर बढ़ता जाएगा, क्या स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स ये तुम्हारा नहीं, ये तो बढ़ रहा है, उसको छोड़ दो, एक्सटर्नल से नहीं मतलब है, क्योंकि हम हेडिंग डालें स्प्रिंग का तो स्प्रिंग का ही पढ़ेंगे। तो तुमने जब इसको खींचा तो इसका क्या बढ़ रहा था? एक्स, लेंथ का एक्सटेंशन चेंज हो रहा था। तो जैसे स्प्रिंग बढ़ता जा रहा था तो क्या स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा? क्योंकि जैसे छोड़ोगे क्या वापस तुरंत तेज़ी से आएगा। इसमें भी देखो x जैसे बढ़ता जाएगा क्या स्प्रिंग फोर्स वैसे बढ़ता जाएगा। इसको और दबाओ, छोड़ो, क्या और तेज़ी से भागेगा ये, मतलब स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया। तो यहाँ से ही हुक्स ने ये देखा। और दूसरी बात ये कि जिधर डिस्प्लेसमेंट है, अगर ध्यान से देखें तो इधर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और इधर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है स्प्रिंग का, डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है स्प्रिंग का। तो इन्होंने बोला कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, बट उसको किससे लिखेंगे? माइनस से लिखेंगे। मतलब इस फॉर्मूले के आगे हम एक माइनस साइन इंडिकेट कर देंगे। माइनस साइन आपको बताया गया होगा कि निगेटिव साइन किस चीज़ के लिए लगा है? निगेटिव साइन इंडिकेट क्या इंडिकेट करता है? फोर्स, स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज अपोजिट, किसके? अपोजिट टू द एक्सटेंशन और कंप्रेशन। आप कंप्रेस कर रहे हो उसके या आप एक्सटेंड कर रहे हो उसके, हमेशा अपोजिट होगा। अगर कंप्रेस करोगे तो भी उसके अपोजिट होगा, एक्सटेंड करोगे तो भी उसके अपोजिट होगा। अब सुनो, स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क किया, तो हम यहाँ निकाल रहे हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। अब सोचना, क्योंकि हमने तो हेडिंग मेन लगा रखी है, इसी हेडिंग के अंदर ये सब चल रहा है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग ने कितना वर्क डन किया? ये तुम्हारा फोर्स नहीं, स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क डन किया। तो सर हम बोलेंगे स्प्रिंग को कभी भी खींचा जाएगा या स्प्रिंग को कभी भी दबाया जाएगा तो उसको हम कभी बहुत तेज़ी से नहीं खींचेंगे, बहुत धीमे उसको नहीं, मतलब बहुत तेज़ी से नहीं दबाएंगे। जो भी होगा बहुत स्लोली होगा, उसकी स्पीड को नहीं बढ़ाना है, स्पीड में कोई चेंज नहीं करना है। मतलब हम स्प्रिंग लिख देते हैं मूव्ड वेरी स्लोली
मूव्ड का मतलब है उसका एक्सटेंशन या कंप्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक मोशन। ये एक मोशन ऐसा होता है जिसमें बॉडी का एक्सेलेरेशन नहीं बढ़ता है, ठीक है। बॉडी का QUSI है, क्वासी स्टैटिक मोशन, जिसमें बॉडी का एक्सेलेरेशन नहीं बढ़ेगा, बॉडी की स्पीड नहीं बढ़ेगी। जैसे मान लो यहाँ है, यहाँ से यहाँ इसको ले जाना है तो एकदम धीरे 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 धीरे, तुम्हें दिखेगा ही नहीं कि एक्सेलेरेशन इसका बढ़ रहा है, समझ रहे हो। जैसे चार्ज को उठा के लाते हो, चार्ज को उठा के इनफाइनाइट से लेके आते हो तो क्या ऐसे उठा के ला के रख देते हो, नहीं, धीरे धीरे चार्ज को ऐसे उठा के लाना है कि उसका एक्सेलेरेशन ना बढ़े, ठीक है। तो हम ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो ऐसे करने से क्या फ़ायदा होगा सर, जब हम इसको धीरे धीरे ऐसे खींचेंगे तो क्या हर एक पॉइंट पे क्या छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट करेगा, कितना करेगा, dx 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 करते करते तब न पहुँचेगा कहाँ, x तक, समझ रहे हो, कहाँ तक पहुँचेगा, x तक। तो सर वर्क डन भी तो छोटा सा होगा, तो क्या उस वर्क डन को dw लिखेंगे एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट में। तो dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्प्रिंग का फोर्स होगा, क्योंकि वर्क डन स्प्रिंग का निकाल रहे हो, तो स्प्रिंग का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना करोगे, dx dx, क्या यही वर्क डन कहलाता है। इसी को इंटीग्रेट कर दोगे, इसी को इंटीग्रेट कर दोगे कहाँ से कहाँ तक, जहाँ इनिशियल से खींचे थे और जहाँ फाइनल तक पहुँचे हो, समझ गए इतनी बात। अब dw तो इंटीग्रेट होके क्या हो जाएगा, वर्क डन, और ये वर्क डन किसका होगा, स्प्रिंग ने जो किया है, तुमने नहीं, तुम्हारा फोर्स भी एक वर्क करेगा, अभी वो बात करेंगे। वर्क डन किसने किया, स्प्रिंग ने। तो स्प्रिंग ने सर कितना किया, स्प्रिंग का Fs लिखा है सर, Fs तो निकाले हैं, कितना होता है, -kx रख देते हैं, -kx इंटू में कितना है dx, x इनिशियल x फाइनल, समझ रहे हो इतनी बात। अब देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, यस छोटा सा नीचे लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्सटर्नल भी है एक यहाँ पे। तो माइनस के बाहर आ जाएगा और x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो क्या x स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। तो x इनिशियल और यहाँ क्या हो गया x फाइनल, -k को बाहर रहने दो, पहले इसी में लिमिट पुट कर दो, क्या x फाइनल का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, x इनिशियल का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब माइनस को इंटर करा दो, तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ के एक्स आई का स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस हो गया तो इसको पहले लिख दिए, देखो हाफ ही है के अंदर जाएगा ही, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस होंगे तो इनको बाद में लिख दें, हाफ के एक्स एफ का स्क्वायर। क्या वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स मिल गया, क्या स्प्रिंग ने कितना वर्क किया पता चल गया क्या, हाँ ठीक है, कॉमन ले लेंगे वो बात अलग है, मगर अभी ये फिलहाल देखो, हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, क्या स्प्रिंग ने कितना वर्क किया पता चल गया। अगर वर्क पूछेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स गिवन होंगे कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना वर्क कर रहे हैं, तो क्या हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूले से निकलेगा। बट हमने तो हेडिंग डाला पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग पे आपने फोर्स लगाया है, स्प्रिंग तो लगा रहा है जिधर तुम लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मगर आपने जितना फोर्स लगाया है क्या उतने फोर्स की वजह से स्प्रिंग वर्क कर रहा है। ये स्प्रिंग क्यों वर्क कर रहा है, पहले क्यों नहीं वर्क किया, क्योंकि आपका एक्सटर्नल उस पर क्या है, और जब आपने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो क्या स्प्रिंग वर्क करने लगा। इसका मतलब आपका ही वर्क रिस्पॉन्स, आपका ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इसके वर्क डन के लिए। और कोई ऑब्जेक्ट वर्क डन क्यों करेगी, जब हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क डन वर्क क्यों कर रही है। जैसे मान लो ये पेन है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, जब तक लगाया तब तक तो ठीक है, हटा दिया तो क्या वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। मगर स्प्रिंग में ऐसा नहीं है, स्प्रिंग में तुमने फोर्स लगाया तो स्प्रिंग अपना अंदर अंदर वर्क कर रहा है, और जैसे तुमने छोड़ा क्या स्प्रिंग तुरंत वही वर्क डन लेके भाग गया अंदर। मतलब यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्प्रिंग पे तुमने जब फोर्स लगाया तो उस फोर्स की वजह से उसमें वर्क डन हुआ, और यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो गया,
पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जैसे तुमने उस फोर्स को हटाया, इस पे से फोर्स हटा रहे हैं तो ये वापस नहीं आ रहा है, मगर स्प्रिंग में जैसे फोर्स हटाएंगे क्या है, तुरंत वापस आ जाएगा अपनी जगह पे। तो इसका मतलब है कि वो वर्क डन करेगा। अब हमारे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हुआ ये भी तो निकालना पड़ेगा, वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम क्या हेडिंग डाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, हमने तो यही हेडिंग डाला है। तो अब सुनो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। भाई आपने एक्सटर्नल फोर्स से कितना वर्क कराया है, वही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी स्प्रिंग की। तो सर ये कैसे निकलेगा, अब बताइए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो क्या हम इसको यू लिख सकते हैं? अरे पोटेंशियल एनर्जी है तो क्या यू लिखा जा सकता है? ठीक है, इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन कितना होगा, एक्सटर्नल फोर्स है ना, तो चलिए लिख देते हैं ऐसे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, क्या यही होगा? अच्छा सर ये क्या होगा, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, पहले तो ये एक रिलेशन हुआ अभी फिलहाल में। अब याद करो एक रिलेशन और तुमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होता है क्या वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है? क्या पढ़ा है ना ये? तो यहां से एक देखो बहुत अच्छा रिलेशन मिला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसके तो इक्वल होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब अगर स्प्रिंग फोर्स रखोगे तो वर्क को क्या रखना पड़ेगा, माइनस, और अगर एक्सटर्नल की वजह से रखोगे तो क्या रखना पड़ेगा, प्लस। समझ रहे हो इतनी बात? तो ये प्लस और ये क्या होगा, माइनस। अच्छा सर ये कंजर्वेटिव है कि नहीं, पहले ये तो बताइए। मैंने आपको लिखवाया था कंजर्वेटिव फोर्स में कि स्प्रिंग इज द कंजर्वेटिव फोर्स। चेक करो थोड़ा कंजर्वेटिव है कि नहीं है। सर कैसे चेक करेंगे? वी नो दैट द कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज फोर्स विच डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, विच ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, अच्छा तो सर ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है। अगर इनका साइक्लिक प्रोसेस कर दिया जाए, साइक्लिक प्रोसेस मतलब जहां से चले वहीं पे आ गया अगर, तो वर्क डन क्या हो जाना चाहिए, जीरो, तो भी कंजर्वेटिव कहलाता है। कंजर्वेटिव का मतलब कि अगर वर्क डन पूरे एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाए, जीरो, तो किस नेचर में जाएगा, कंजर्वेटिव। ये बात समझ रहे हो, साइक्लिक वाला। जैसे मैंने आपसे क्या बोला, ऐसे समझो, ऐसे समझो, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स सर होता है जो केवल किस पे डिपेंड करे, इनिशियल एंड फाइनल। क्या रास्ते पे डिपेंड करेगा, नहीं। तो मान लो इनिशियल पॉइंट एक्स आई है और फाइनल पॉइंट क्या है, एक्स एफ है। ठीक है, एक्स आई है और ये क्या है, एक्स एफ है। तो इनिशियल ये है और ये फाइनल है। ठीक, सोचो, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या वर्क डन करोगे, करोगे ना। अब एक बात बताओ, इनिशियल ये है और घूम फिर के भी फाइनल भी यही बन गया, तो अब वर्क डन करोगे, बट क्या वर्क डन सही होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि सर वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ, जहाँ से चले वहीं आ गए, तो क्या वर्क डन जीरो नहीं होगा। तो एक रिलेशन कंजर्वेटिव का ये भी बहुत ज़रूरी है कि इन फॉर साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी जीरो। समझ रहे हो? जहाँ पे आपने वो लिखा है वहाँ पे चीज़ चाहे तो मेंशन कर सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन कितना आता है, जीरो आता है। क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा, और जब इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करेगा तो जाहिर सी बात है क्या इतना डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट तो दिख रहा है, मगर क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, क्या नहीं। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अच्छा तो देखो ध्यान से भाई, अब यहाँ से हम प्रूव भी कर सकते हैं कि सर स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है। क्यों? अगर एक्स आई एक्स एफ के इक्वल हो जाए तो क्या हम उसको साइक्लिक बोलेंगे? समझ रहे हो? अरे इनिशियल ही क्या बन जाए, फाइनल, तो क्या वो साइक्लिक कहलाने लगेगा। और अगर साइक्लिक बना तो वर्क डन क्या आना चाहिए,
जीरो, थोड़ा ध्यान से देखो, एक्स आई की जगह पे एक्स एफ रख के क्या ये कट जाएगा पूरा? देन वर्क डन क्या आ गया? जीरो। मतलब ये किस नेचर का बन गया? कंजर्वेटिव। समझ गए हो इतनी बात? तो कंजर्वेटिव नेचर का तो ये है। अब यहाँ पे हमने एक रिलेशन बना दिया कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगी, तो ये रिलेशन दिखा। बट हमने अभी पहले पढ़ रखा है कि कंजर्वेटिव फोर्स वाला जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के किसके साथ होगा? माइनस के साथ। तो ये तीनों मिलके एक रिलेशन और बना लेंगे, ये रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, और ये बात हम प्रूव कर चुके हैं कि ये कंजर्वेटिव है। तो अब यहाँ पे मतलब वो नहीं होना चाहिए कि सर ये यहाँ पे क्यों लिखा। तो मैं चाहे ये लिखूँ, मैं चाहे ये लिखूँ, गलत तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको उठा के बोल देते हैं कि यही वर्क डन क्या है, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी है। नहीं, ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये वर्क कौन किया है? स्प्रिंग ने। तो जाहिर सी बात है अगर ये होगा तो साइन आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस, तब नो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। और अगर ये वर्क डन नहीं है तो तुम्हें ये निकालना पड़ेगा। तो हम अब ये निकालने से अच्छा है क्या मैं डायरेक्ट इसके जो आया है स्प्रिंग का फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से है, तो इसके आगे क्या लगा दूं? माइनस। तो क्या बन जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एफ स्क्वायर, फिर माइनस अंदर जाएगा। अब ये माइनस और ये क्या, ए प्लस और ये क्या बन जाएगा? माइनस। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ के एक्स एफ स्क्वायर प्लस ये इधर हो गया तो माइनस हाफ के एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। बट सुनो ध्यान से, माना जाता है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। सर ये कौन सा पोजीशन है? ना जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किए हैं और ना ही कंप्रेस, क्या यही पोजीशन इक्विलिब्रियम है? तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। कब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी? जब x क्या होगा? जीरो, क्योंकि x जीरो मतलब तभी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगा। ठीक है, अब बताओ इसमें x जीरो कब होगा? पहले इनिशियल है ना, तो इनिशियल को क्या कर दोगे? जीरो। और ये देखो डेल्टा u है, तो डेल्टा u का मतलब u फाइनल माइनस यही होगा, इज इक्वल टू, अब ये तो जीरो हो गया तो ओनली क्या बचा? हाफ के एक्स। अब ये फाइनल कुछ भी रहा होगा, मान लेते हैं x तक ही गया है, तो क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि इनिशियली तो जीरो पे था, तो इनिशियल भी जीरो। तो फाइनल का पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ गए इतनी बात? तो स्प्रिंग ने कितना पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर किया है? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यही इसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है। पहले इतना नोट कर लो, इसको हम ग्राफिकल मेथड से भी थोड़ा समझेंगे, क्योंकि उसमें ग्राफिकल से क्वेश्चन का अप्रोच होगा। ये तो फॉर्मूला तो वही है हाफ के एक्स स्क्वायर, वहाँ पे वेलोसिटी भी थोड़ा निकाल लिया जाए उसका।
हो गया। पेपर में आपको पता होगा कि यूटी है, तो यूटी में आपका यूनिट डायमेंशन 1D 2D यही पढ़े हो, और बाकी तो पढ़ तो एनएलएम भी लिए हो, मगर जो प्रीवियस हुए हैं उन्हीं का टेस्ट है। और आपके सिलेबस में देखना एक चीज़ गड़बड़ हो गया है, आपका सिलेबस जो मिला है उस सिलेबस में आपको छुट्टी के टाइम में एक चैप्टर पढ़ना था जिसका नाम था थर्मोडायनेमिक, वो शायद नहीं पढ़े हो। तो यूटी में लिखा होगा थर्मोडायनेमिक, तो वो चैप्टर अब छूट गया है। अब सर पढ़ाए नहीं है, हमको पता नहीं था, अब जब पूछे तो पता चला कि केवल वो छुट्टी में 1D और 2D पढ़ाए हैं। तो आप एक काम करिएगा, उस चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा जब पूरा थर्मल वाला चलेगा। तो बस 3 चैप्टर आपको पढ़ना है, यूनिट मेज़रमेंट और मोशन इन 1D एंड 2D, ठीक है। बाकी एनएलएम का और वर्क पावर एनर्जी का जो होगा टेस्ट वो अगले टेस्ट में आएगा, तो अगले टेस्ट में उसको, हाँ यूनिट वाला कल ही है, नहीं कल होगा, अभी छुट्टी कर दिया जाएगा। ऐसे क्लास आज चलना नहीं था बट अब बुला लिया गया, अभी हाफ डे कर दिया जाएगा, जाके पढ़ लेना। रक्षाबंधन के बाद से यार फिर क्लासेस डिस्टर्ब हो जाएंगी ना, अभी करा लिया जाएगा तो बच्चे भी फ्री हो जाएंगे, माइंड भी फ्री रहेगा, क्योंकि अभी अगले टेस्ट का डेट 24 तारीख को ही था, तुमने देखा होगा। तो अब वो फिर उसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। हो गया, नोट कर लिया। इसके बाद से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास यही रहेगा, चाहे कोई भी तुम मेथड देखोगे। तो ग्राफिकल मेथड में कुछ नहीं, बस एक ग्राफ बना लिया जाता है यार, और कुछ नहीं है, बस ऐसे सिंपल समझ लो। मैं देखो बहुत लोग हो सकता है ग्राफिकल मेथड से आपको बता दें, छोटा होता है वो, बहुत आसान होता है, मैं भी चाहता तो बता देता, बट आप समझो पहले ये सब बेसिक नहीं समझे होते तो वो नहीं हो पाएगा। याद करो स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, क्या ये ग्राफ था? ये स्प्रिंग फोर्स था Fs, और ये क्या था? x डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे बना था स्प्रिंग फोर्स का और इसका, ठीक। अब बताइए, मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि स्प्रिंग मैक्सिमम यहाँ तक खींची है, कहाँ तक? m तक। ये m समझ रहे हो क्या है? x का मैक्सिमम पॉइंट है, ये यहीं तक स्प्रिंग खींची है। इस केस में फोर्स कितना लग रहा है? क्या यहाँ पे लग रहा है? सर ये क्या -Fs होगा ना? अच्छा, अब बताइए वर्क डन कितना होगा? क्या यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा? तो सर ये वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन सर कैसे निकालें? वर्क डन सर हम निकाल सकते हैं, बता रहे हैं कैसे। क्या इस ग्राफ का एरिया निकाल लें? तो हाफ परपेंडिकुलर कितना है? -Fs, ध्यान दो, हाफ परपेंडिकुलर इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है? हो गया, यही वर्क डन क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब बताओ हाफ, और स्प्रिंग फोर्स है ना, Fs मतलब स्प्रिंग फोर्स, वो कितनी होती है?
माइनस के एक्स, और माइनस ऑलरेडी लगा है तो प्लस का क्या हो जाएगा के एक्स, और ये एक्स नहीं लिख के क्या लिखेंगे एक्स एम, क्योंकि एक्स एम तक ही तो चले हो, तो इनटू में कितना हो जाएगा एक्स एम। ठीक है, अरे भाई आप इसको एक्स ही ले लो यार, चलो अब समझ में आ रहा है के एक्स, और ये कितना चला है एक्स तक, तो अब बताओ कितना आ जाएगा, क्या मिल गई पोटेंशियल एनर्जी, वही मिली है हाफ के एक्स स्क्वायर। मगर मुझे ये बताना था, ये जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है ना, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा और माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, और यहाँ एक बात ये भी दिखाना था कि स्प्रिंग फोर्स कैसे होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थोड़ा सा स्प्रिंग फोर्स में ये भी समझ लो, एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगी ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इतने में ही समझ लेंगे, ज़्यादा है। देखिए पे यहाँ देखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक बात बताओ, अब मैं बहुत लिखूंगा नहीं, सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट कहाँ पे लूँगा, ये भी देखो ना, स्प्रिंग भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकता है, मतलब पेंडुलम की तरह। क्या इसमें भी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, और एक कौन सा होता है एक्सट्रीम, और फिर इधर भी क्या होगा एक्सट्रीम। क्या स्प्रिंग भी तो ऐसे वाइब्रेट करेगा ना, तो अपने मीन पोजीशन से एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर, एक बार इधर, क्या ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पे जब पहुँचता है तो एक्सट्रीम पे, एट अ एक्सट्रीम, इसीलिए लिख रहा हूँ एट अ एक्सट्रीम। बताओ एट अ एक्सट्रीम भी क्या हो जाएगा जीरो, और एक्स क्या हम एक्स एम लिख दें, एक्स को क्या लिख दें एक्स एम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे ना, ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम। क्लियर है इतनी बात, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ हमें क्या निकालना है, एक्सट्रीम पॉइंट पे सर हम क्या निकालेंगे, एनर्जी का कंजर्वेशन देख रहे हैं, तो क्या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही निकालेंगे ना। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्या ये दोनों सेम रहेगा, निकाल के देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी जीरो, क्योंकि भाई वेलोसिटी क्या हो गई जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ के एक्स एम स्क्वायर हो जाएगा क्या, यही इसकी टोटल एनर्जी कहलाएगी। क्लियर है इतनी बात, तो स्प्रिंग की टोटल एनर्जी याद हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी होगी हाफ के एक्स एम स्क्वायर। ठीक है, और जो कि ये टोटल किसके इक्वल होगी, ये टोटल बस किसके इक्वल होगी पोटेंशियल, मतलब एक्सट्रीम पे क्या नहीं रहता है काइनेटिक नहीं रहता है। ठीक है, ये बात याद रखना। फिर अब आओ थोड़ा सा मीन पोजीशन पे आते हैं। चलो मीन पोजीशन से अच्छा है पहले एट अ एनी पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट पे तो दोनों रहेगा। एनी पॉइंट का मतलब समझ रहे हो, जैसे ये बॉब यहाँ से उठा के छोड़ा गया है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, मगर यहाँ पे वेलोसिटी थोड़े जीरो है, ये अब आएगा तो क्या वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो यही एनी पॉइंट है। समझ गए, जैसे मान लो मैं इसको खींचा हूँ तो मैक्सिमम कहाँ तक खींचा हूँ एक्स एम, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है जीरो, बट जब यहाँ से छोड़ूंगा तो क्या ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आएगा, तो क्या इस पॉइंट को एनी पॉइंट बोल सकता हूँ। क्या यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी नहीं, तो क्या दोनों होगा, तो क्या हम लिखेंगे एट अ एनी पॉइंट टोटल एनर्जी कितनी होगी सर, काइनेटिक भी होगा अब, और क्या होगा पोटेंशियल भी। काइनेटिक कितनी होती है सर हाफ एम बी स्क्वायर, और पोटेंशियल कितना होता है तो हाफ एम जी एच नहीं हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या ये हो जाएगा। ठीक है, निकाला तो है पोटेंशियल। अच्छा सर टोटल कितनी होगी, तो टोटल हमेशा कहीं भी रहोगे तो टोटल को मैक्सिमम जितना डिस्प्लेस किए हो, क्या यही पोटेंशियल एनर्जी ही होती है, तो टोटल कितना होगा हाफ के एक्स एम स्क्वायर। समझ गए हो। अब सर इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको इधर लाओ, तो क्या हाफ के कॉमन ले लें और एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर कितना हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। इससे क्या फ़ायदा सर, ये कट जाएगा, m क्या नीचे चला जाएगा, देन k बाई m ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसकी वैल्यू मिलेगी
भी स्क्वायर, स्क्वायर हटा दें तो ये सब किस में चला जाएगा, रूट में। क्या यहाँ से किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाली जा सकती है? यहाँ पे अब रहेगा तो वेलोसिटी मैंने बोला ना कितनी रही होगी, भी। तो भी कैसे निकालोगे? क्या ये x पता होगा कि कितना तुमने खींचा है, और मैक्सिमम तुम कहाँ खींच रहे हो ये भी दिया होगा उसमें, तो xm और x दिया होगा। स्प्रिंग का कांस्टेंट तुम्हें पता है कि दिया ही रहता है, और मास दिया ही होगा। दोनों वैल्यू उठा के रख देना, मिल जाएगी यहाँ पे वैल्यू। क्लियर है इतनी बात? अब सुनिए, ये तो हो गई वेलोसिटी। एक लास्ट कहाँ पे हम देखें, एट अ, अरे भाई एक्सट्रीम हो गया, एट अ एनी हो गया, क्या अभी मीन पोजीशन पे पहुंचेंगे, एट अ मीन पोजीशन, बस यही देख लो। मीन पोजीशन पे सर क्या होगा, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, मगर क्या x जीरो हो जाएगा? सोचो, अरे यहाँ पे पहुंचोगे तो वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, मगर x कितना हो जाएगा, जीरो। समझ गए हो ना इतनी बात? तो वेलोसिटी जीरो हो गई, इसी में देखो वेलोसिटी जीरो नहीं हुई तो ये तो बचेगा ना, काइनेटिक बचेगा, मगर क्या जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल, क्योंकि x क्या हो गया, जीरो। तो ओनली सर टोटल एनर्जी अब किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक के इक्वल हो जाएगी। और टोटल सर कितनी होती है, हाफ के एक्सएम स्क्वायर होती है, और काइनेटिक कितनी होगी, हाफ एम बी, मगर ये भी नहीं, क्या होगा, भी मैक्स का स्क्वायर होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। समझ रहे हो? उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। अब सुनिएगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं सर, 1/2 से 1/2 कैंसिल कर देंगे, m तो कैंसिल होगा नहीं, बाकी सर यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो हम फिर निकाल सकते हैं k/m(x)m का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या रूट में चला जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ये बन जाएगा फॉर्मूला मैक्सिमम वेलोसिटी, रूट k/m, और रूट से बाहर है xm। ठीक है, ये 3 पॉइंट और ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि हमें बस यहीं तक 11th में पढ़ा था, और हो सकता है आप यहाँ ये पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि 11th में बहुत ज़्यादा कुछ इससे क्वेश्चन ऐसे हम नहीं बता सकते। वहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़े होते तो बहुत आसान होता। SHM जब पढ़ोगे तो ये सब फिर वहाँ पे पढ़ोगे, ऑक्सीलेशन वाले चैप्टर में। क्वेश्चन दे दें या करके लाना, अभी कल टेस्टी है तो क्या क्वेश्चन, इतना रिवाइज कर लेना। अब आगे बस हमें पावर पढ़ना है, इस पे क्वेश्चन करेंगे, पावर और कोलिजन, 2 टॉपिक बच्चे हैं, 1 दिन और लगेगा, 1-2 दिन मान के चलो।